नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो है BA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री नोट्स। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के नागरिक और सैनिक शासन प्रबंध का वर्णन करें। यूनिट 3। इससे पहले मैं यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चन की वीडियो भी बना चुका हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो लास्ट में मैं बताऊंगा कहां से मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान विजेता था बल्कि एक महान शासक प्रबंधक भी था। उसके द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था मौर्य वंश के अंत तक शासन का मुख्य आधार बनी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैगनीज की इंडिका, दोनों से ही हमें उसके प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके शासन प्रबंध की मुख्य विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहले नागरिक प्रशासन, उसमें क्या लिखा है? केंद्रीय शासन प्रबंध। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। उसके पास राज्य की सारी शक्तियां थी। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। वह राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता था। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति भी था। वह ही किसी को भी हटा सकता था और लगा सकता था। वास्तव में उसकी शक्तियाँ किसी भी तानाशाही से कम नहीं थी। वे प्रजा के सुख में अपना सुख और कल्याण में अपना कल्याण समझता था। नेक्स्ट है मंत्री परिषद कि मौर्य शासकों ने प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया था। राजा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करता था जो योग्य और ईमानदार होते थे। मंत्री अपने अपने विभागों के संबंध में राजा को परामर्श देते थे। मौर्यकालीन प्रसिद्ध मंत्री निम्नलिखित थे। एक था प्रधानमंत्री, वह शासन के प्रत्येक कार्य में राजा को परामर्श देता था। सेकंड, पुरोहित धार्मिक कार्यों का मंत्री था। सेनापति, वह सेना का मुखिया होता था। सन्निदाता, वह राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष था। समाहर्ता, वह कर निर्धारित सर्वोच्च अधिकारी था। दंडपाल, वह पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दुर्गपाल, वह दुर्ग यानी किले की रक्षा करता था। अमात्य, वह न्याय व प्रशासकीय मंत्री था। दोवारिक, वह गृह मंत्री था। कर्मांतिक, वह कारखानों की देखभाल करने वाला मंत्री था। तो इसके बाद आता है प्रांतीय प्रबंध। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन की कुशलता के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। जैसे मगध प्रांत, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वह सीधी चंद्रगुप्त के अधीन थी। उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। पूर्वी प्रांत, उसकी राजधानी उज्जैन थी। और दक्षिणी प्रांत, उसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। अशोक ने कलिंग प्रदेश को जीतकर इसे मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया था जिसकी राजधानी तोसाली थी। अब आता है जिला प्रबंध। मौर्य शासकों ने प्रांतों को जिलों में बांटा हुआ था। जिले के मुखिया को पारदेशी कहा जाता था। जिले में शांति बनाए रखना, भूकर, अन्य कर इकट्ठे करना और शिक्षा का प्रबंध करना उसका कार्य था। उसकी सहायता के लिए राजुक और युक्त आदि कई अन्य अधिकारी भी लगे हुए थे। फिर नगरों का प्रबंध भी मौर्य काल में बड़े बड़े नगरों जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन आदि के प्रशासन के लिए आजकल की नगर पालिका की तरह ही परिषद होती थी। मैगनीज ने 30 सदस्यों की परिषद की चर्चा की है जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी जो अपने अलग अलग कार्य करती थी। फिर आता है स्थानीय शासन। जिलों और जनपदों को आगे कई गांवों में बांटा हुआ था। प्रत्येक जिले में 5 से 10 गांव होते थे। गोप और स्थानिक इन संयुक्त गांवों के 2 प्रमुख अधिकारी थे। गोप का कार्य भूमि और कृषि से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखना था। स्थानिक भूमि का लगान इकट्ठा करता था और गांव का मुखिया ग्रामीण होता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी। फिर वित्तीय प्रबंध कि मौर्य शासकों का वित्तीय प्रबंध काफ़ी अच्छा था। साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व कर था।
यह भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार कुल उपज का 1/6 से 1/4 भाग लिया जाता था। इसे भाग कहते थे। और मौर्य प्रशासक कृषि की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को विशेष सुविधाएं भी देते थे। अब आता है न्याय प्रबंध। भाई मौर्य शासक बहुत न्यायप्रिय थे। प्रजा को न्याय देने के लिए राज्य में कई न्यायालय स्थापित किए गए थे। राजा स्वयं न्याय का प्रधान होता था। राजा का निर्णय अंतिम माना जाता था। मौर्य काल में अपराधियों को बहुत कठोर दंड दिए जाते थे। छोटे अपराधों के लिए जुर्माना लगा दिया जाता था और बड़े अपराधों के लिए मृत्यु दंड तक दिया जाता था। फिर एक गुप्तचर विभाग की मौर्य शासकों की सफलता का आधार उसका बढ़िया गुप्तचर प्रबंध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। वे सारे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों गुप्तचर होते थे। जो गुप्तचर एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, और जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे उन्हें संचार कहा जाता था। इस कुशल गुप्तचर प्रणाली के कारण ही मौर्य शासक एक विशाल साम्राज्य को अपने कंट्रोल में कर सके। फिर है सैनिक प्रबंध। मौर्य राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और उसे विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल सेना का प्रबंध किया। सम्राट स्वयं सेना का प्रधान सेनापति होता था। युद्ध के समय युद्ध स्थल में उपस्थित होकर सेना का संचालन करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिकों की कुल संख्या लगभग 6,90,000 थी, जिसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ सेना शामिल थे। और इन सैनिकों को अच्छा वेतन दिया जाता था। एक प्रशिक्षित सैनिक को 500 पण और सेनापति को 48,000 पण वेतन दिया जाता था। एक पण एक चांदी का सिक्का होता था, जिसका भार होता था 3/4 तोड़े के बराबर। सैनिकों के अच्छे प्रबंध के लिए मौर्य शासकों ने 30 सदस्यों की समिति नियुक्त की थी। यह समिति 6 उप समितियों में बटी हुई थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां समुद्री जहाज़ों, यातायात के साधनों, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी, रथों का प्रबंध करती थी। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। इनके प्रमुख हथियार होते जो तीर, कमान, तलवार, त्रिशूल, ढाले, भाले। युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को राजा की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य शासक उच्च कोटि का शासन प्रबंध लागू करने में सफल हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। तो दोस्तों, अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी पूरे के पूरे नोट्स की PDF फाइल ले सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।